हेलो फ्रेंड्स, 23 अप्रैल के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 18 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है तालिबान अटैक लीव्स 140 सोल्जर्स डेड इन अफगानिस्तान। तो रिसेंटली आर्मी बेस पे अफगानिस्तान में अटैक हुआ। अफगान तालिबान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इसमें एटलीस्ट 140 सोल्जर्स मारे गए और इनको शूट किया गया जब वो खा रहे थे, लंच ले रहे थे या फ्राइडे नमाज जो होती है उससे बाहर आ रहे थे, तब इनको अटैक किया गया। तो ये है। और ये इंडिया ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है कि जो सेफ हेवन्स है टेररिज्म को जो जो शेल्टर देते हैं उनको ये शेल्टर अब बंद करना चाहिए। इनडायरेक्टली पाकिस्तान को पॉइंट करते हुए हमने ये स्टेटमेंट दिया। अगला न्यूज आइटम है वाईफाई फॉर फ्री एट ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कंट्री में फ्री वाईफाई देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर सके अपने एकेडमिक वर्क के लिए। तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने किया है, उनके लिए डेडलाइन रखी गई है एंड ऑफ जुलाई 2017। सो काफी यूनिवर्सिटीज इसके लिए अपने स्टेप्स ले रहे हैं। फिर अगला है इन अ क्वेस्ट ऑफ येट अनदर कोहिनूर। तो कोहिनूर डायमंड जो है वो जो माइन से माइन किया गया था, जहां से मिला था, ये कोल्लूर माइन है। कोल्लूर माइन इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से ये डायमंड पाया गया था। तो ये कोल्लूर माइन अब फंक्शनल नहीं थी एक्चुअली। तो ये फॉरेस्टेड रीजन में लोकेटेड है। तो कुतुब शाही रूलर्स के टाइम पे यहाँ गोलकोंडा रीजन में आती थी, तो तब यहाँ पे काफी एक्टिविटी थी, माइनिंग एक्टिविटी, ग्लोबल हब था डायमंड ट्रेड के लिए। लेकिन ग्रेजुअली 1830s के बाद ये माइन में एक्टिविटी कम हो गई, फिर ग्रेजुअली इसको यूज नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे 2004 में जो आंध्र प्रदेश की राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे पुलिचिंताला मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया था। तो अभी जो ये पुलिचिंताला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये वाटर ड्राई अप हो गया है, तो इससे सरफेस वो इमर्ज होके आया है। तो इस वजह से वो जो रीजन इमर्ज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे लोग गैदर हो गए हैं। तो काफी माइनिंग भी करना चाहते हैं और काफी इवन फॉर शूटिंग वगैरह यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। तो ये है इन कोल्लूर माइन आंध्र प्रदेश। कोल्लूर माइन आंध्र प्रदेश में, कोलार माइन जो है वो कर्नाटका में है, ये गोल्ड माइन है। तो ये दोनों अलग है। तो ये थोड़े गोल्ड माइंस का भी यहाँ पे नाम दिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्रोब बिगिंस इनटू किलिंग ऑफ 2 राइनोज इन वेस्ट बंगाल। तो रिसेंटली ये न्यूज आया है कि 2 राइनोज, 1 हॉर्न राइनोज को किल किया गया था और इनकी बॉडी यहीं पे नेशनल पार्क में छुपाई गई थी। तो अब ये जो पकड़े गए हैं उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी ये 2 बॉडी मिली, कार्कसेस कहते हैं उसको, ये राइनोज की। तो ये 1 हॉर्न राइनोज, इनका पोचिंग किया जाता है, इनको मारा जाता है उनके हॉर्न्स के लिए। तो ये गोरुमारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ये राइनोज मारे गए। तो ये हमको पता होना चाहिए। इसमें असम में इंडिया में सबसे ज्यादा 1 हॉर्न राइनो पॉपुलेशन है और सेकेंड आता है वेस्ट बंगाल। तो सेकेंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 2 नेशनल पार्क है। एक है जल्दापारा नेशनल पार्क, जहाँ पे अराउंड 200 राइनोज है, और ये गोरुमारा नेशनल पार्क, जहाँ अराउंड 50 राइनोज पाए जाते हैं। तो ये 2 कहाँ है नेशनल पार्क वो भी पता होना चाहिए, 1 हॉर्न राइनोज यहाँ है वो पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है लिस्ट ऑफ जजेस अंडर गवर्नमेंट रिव्यू। तो ये हमने रिसेंटली जो डिस्कस किया था कि कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम्स ने नेम सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। तो अराउंड 90 प्लस नेम्स थे, उनमें से सिर्फ 51 नेम्स पिकअप किए गए और इनको सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये जजेस अपॉइंटमेंट के लिए, हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए नाम दिए गए। तो हाई कोर्ट में फिलहाल अराउंड 24 हाई कोर्ट्स के अराउंड वैकेंसीज है, 445 टोटल स्ट्रेंथ है, 1079 पोस्ट, और उसमें से 445 वैकेंसीज है। तो ये कई बार हाईलाइट किया गया है कि काफी सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करना बाकी है। तो यहाँ पे अब 51 नेम्स पे भी गवर्नमेंट कितना जल्दी एक्ट करती है वो जरूरी है। तो वो न्यूज में कि गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है नेम्स को। तो ये नेम्स जो है, अभी जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, तो मेमोपी फाइनलाइज हो रहा है, ड्राफ्ट एमओपी आपको पता होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, कि कॉलेजियम सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए अब क्या सिस्टम होना चाहिए। तो एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को जुडिशरी ने स्क्रैप कर दिया था, तो उसके बाद ये एमओपी फाइनलाइज हो रहा है। तो रिसेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट एमओपी अब फिर से गवर्नमेंट को भेजा है। तो उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि गवर्नमेंट अगर कोई सजेशन, नाम कैंसिल करना चाहती है, कोई जजेस का रिजेक्ट करना चाहती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो कर सकती है।
और फिर वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास वो वापस नाम जाएंगे कॉलेजियम के पास, और कॉलेजियम अगर फिर से वही नाम सजेस्ट करती है तो गवर्नमेंट को उनको अपॉइंट करना होगा। तो ये है प्रोविजन। इवन गवर्नमेंट ने कहा था कि सेक्रेटेरिएट सेटअप करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी, ताकि कॉलेजियम्स को वो असिस्ट कर सके जजेस सिलेक्शन के लिए। तो ये रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो ये ड्राफ्ट एमओपी में प्रोविजन है। गवर्नमेंट का ये सजेशन के रिटायर्ड और सिटिंग जजेस की कमिटीज होनी चाहिए कॉलेजियम को हेल्प करने के लिए, कैंडिडेट्स फाइंड करने के लिए, वो सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर इंडो बांग्ला टाइज। तो ये है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज। तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ओवर फेनी रिवर। तो ये फेनी रिवर बाउंड्री रिवर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और इंडिया में ये त्रिपुरा स्टेट की बाउंड्री रिवर है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पे ये 4 लेन अप्रोच रोड बनाया जाएगा, अराउंड 150 मीटर का ये ब्रिज होगा। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंडिया बेयर कर रही है, और इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो है हमको एक्सेस देगा चित्तगोंग पोर्ट को। तो चित्तगोंग पोर्ट को बांग्लादेश ने अलाउ किया पोर्ट ऑफ कॉल की तरह यूज करने के लिए इंडिया को। तो ये त्रिपुरा स्टेट है। तो यहाँ फेनी रिवर मैप में नहीं दिखाया गया पर यहाँ है। तो ये अप्रोच रोड जब आ जाएगा तो यहाँ चित्तगोंग पोर्ट को भी कनेक्टिविटी मिलेगी, और ये कनेक्टिविटी त्रिपुरा और बाकी लैंडलॉक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हेल्प करेगी। तो यहाँ से इंटरनेशनल डोमेस्टिक शिपमेंट ये पोर्ट यूज करके जा सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है IISc टीम अनरेवल्स हाउ विटामिन सी हेल्प्स किल बैक्टीरिया। तो ये विटामिन सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये पता है। इवन इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वो भी एक फैक्ट है, नोन है। ये टीबी को भी, टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया को भी कम करता है, वो भी एक है, पता है। तो स्पीडी रिकवरी हो सकती है टीबी में अगर विटामिन सी कंजम्पशन ज्यादा है। तो विटामिन सी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये भी IISc बेंगलुरु साइंटिस्ट ने यहाँ पे रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है। तो ये उस बारे में है। तो ये कैन किल बैक्टीरिया तो ये माइकोबैक्टीरियम स्मेग्मेटिस जो है उसके ऊपर रिसर्च की गई। तो दिस इज फ्रॉम द सेम जीनस एज माइकोबैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो वही है। तो ये एक और फंक्शन विटामिन सी का सामने आया है। फिर अगला है IIT बॉम्बे बर्ड्स आई व्यू एंड क्वांटम बायोलॉजी। तो ये एक्चुअली IIT बॉम्बे के ग्रुप ने यहाँ पे एक स्टडी की कि माइग्रेटरी बर्ड्स है वो अक्रॉस द अर्थ कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करके माइग्रेट करते हैं, तो उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे मिलता है, उनका कंपास क्या है। तो ये कंपास इन्होंने कहा है कि वो उनकी आंखों में लोकेटेड है। तो ये उनकी राइट आई में स्पेसिफिकली यहाँ पे सेंसर्स लोकेटेड है, बायोलॉजिकल सेंसर्स। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है और ये मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रैवलिंग का ये जो फंक्शन है सेंसर्स का, वो केमिकल रिएक्शन से और इलेक्ट्रॉन स्पिन से ये एक्टिवेट होता है। तो उसका इंटरप्ले मतलब उसकी वजह से पूरा ये उनको समझता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी जो हमने किया था कि पार्टिकल्स के क्वांटम स्पिन्स होते, तो क्वांटम स्पिन्स मल्टीपल वैल्यू ले सकते। तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर स्पिन्स ही है जो इलेक्ट्रॉन्स के, तो उससे उनको ये इंटरेक्ट करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड और इससे उनको डायरेक्शन पता चलता है। तो ये एक स्टडी की गई। फिर अगला है लिवर कार्सिनोजन ट्रेस टू सनफ्लावर सीड्स। तो ये रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है कि सनफ्लावर सीड्स के अंदर ये लिवर कार्सिनोजन, कार्सिनोजन मतलब वो प्रोडक्ट, वो सब्सटेंस जो कैंसर पैदा कर सकता है, कैंसर जिसकी वजह से हो सकता है। तो ये है कार्सिनोजन लिवर के लिए। तो लिवर कैंसर जिससे हो सकता है इसको कहते हैं अफ्लाटॉक्सिन। तो ये एक टॉक्सिन है जो एस्परगिलस मोल्ड्स में प्रेजेंट होता है। ये काफी जो ईटेबल्स है, कॉमन ईटेबल्स लाइक कॉर्न, पीनट्स, पिस्ताशियो, आलमंड्स, इनमें पाया जाता है। तो ये सनफ्लावर सीड्स में भी रिसेंटली ट्रेस किया गया अफ्लाटॉक्सिन। तो दिस इज अ ह्यूमन कार्सिनोजन, इससे कैंसर हो सकता है। वो है ये। फिर अगला न्यूज आइटम है, तो ये कॉमन कमोडिटीज जिसके अंदर ये अफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। फिर अगला है मोर एरोसोल इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन हेवियर रेनफॉल। तो एरोसोल्स जो होते हैं तो ये पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब ये एरोसोल्स इवन आर्टिफिशियली भी डाले जाते हैं एटमॉस्फेयर में ताकि क्लाउड फॉर्मेशन हो, तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं तो उनके अराउंड इवन वाटर कंडेंसेशन भी हो सकता है वगैरह। तो ये एरोसोल्स इनसे इवन एल्बिडो चेंज होता है, ये जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते वगैरह करते तो उससे भी जो एल्बिडो वगैरह चेंज होता है। तो इनका एक मेजर रोल होता है क्लाइमेट में भी। तो यहाँ पे ये मानसून रेनफॉल को कैसे अफेक्ट करते हैं वो एक स्टडी की गई है। तो जनरली माना जाता है कि मानसून से पहले अगर एरोसोल ज्यादा हो गए तो मानसून
रेनफॉल कम हो जाएगी। लेकिन अब ये स्टडी बताती है कि मानसून रेनफॉल तभी भी ज्यादा होगा। तो एरोजॉल्स यूज किए जाते हैं फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, लेकिन अगर उनका टाइमिंग सही नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन अलग टाइम पे अगर वो हो गए इन द एटमॉस्फेयर तो फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए एक्चुअली एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। तो वही है, तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने कहा है कि दो फोर्सेस होते हैं जो एरोजॉल्स फंक्शन करते हैं, एक है ग्रेविटी और एक है अपवर्ड ड्राफ्ट। तो अपड्राफ्ट जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाती है। तो ये ड्रॉपलेट्स जब एरोजॉल ओवरलोडिंग हो जाता है तो यहाँ पे ये रेन ड्रॉप्स की तरह फॉल नहीं करेंगे, बट छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो और ऊपर जाएंगे। तो और ऊपर जाएगी अपड्राफ्ट की वजह से। फिर जब ये क्लाउड्स इंक्रीज हो के हैवी हो जाएंगे तो ग्रेविटी की वजह से पूरा फिर रेनफॉल ज्यादा आएगा। तो यही स्टडी बता रही है कि एरोजॉल से यहाँ पे रेनफॉल इंक्रीज हो सकता है। तो एरोजॉल्स का फंक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है उनकी साइज के ऊपर भी और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी। तो ये इस बारे में है। तो एरोजॉल्स आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल्स है, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, वो है। तो ये एरोजॉल इफेक्ट ऑन क्लाइमेट भी मेंशन किया गया है। तो यही है, स्कैटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं रेडिएशन को, तो वार्मिंग कूलिंग इफेक्ट इनकी वजह से हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, द एरोजॉल पार्टिकल। तो ये क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर की तरह भी फंक्शन करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो वो भी उनका फंक्शन है। फिर अगला है अ पिन प्रिक टू डिटेक्ट कैंसर। तो ये एक नई बायोप्सी, लिक्विड बायोप्सी टेक्निक डेवलप की गई है, एनएसजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बेस्ड लिक्विड बायोप्सी। तो प्रेजेंटली जो बायोप्सीज यूज की जाती है वो होती है सॉलिड बायोप्सीज। तो ये लिक्विड बायोप्सी में मतलब सॉलिड बायोप्सी मतलब एक टिश्यू का पार्ट आपका बॉडी से लेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे पता करने को कि डिजीज है या नहीं है। और दिस बेसिकली बात करें कैंसर के लिए, तो कैंसर उसमें से स्टडी किया जाता है। तो अगर लिक्विड बायोप्सी मतलब अगर ब्लड से ही पता चल जाता है, तो ब्लड में से जो डीएनए होगा तो डीएनए में म्यूटेशन स्टडी करके क्या वो कोई कैंसर से रिलेटेड है वो पता करके जब ये रिपोर्ट दी जाएगी तो ये पता चल सकता है कि कैंसर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो ये है लिक्विड बायोप्सी। तो ये अभी एक नया टेक्निक डेवलप हो रहा है जो प्रेजेंटली इट्स अ लिटिल कॉस्टली, बट वही है, उसके बेनिफिट्स है क्योंकि कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट होगा तो उसका क्योर भी हो सकता है, वरना इट बिकम्स इनक्योरेबल। तो अराउंड 70% पेशेंट जो इंडिया में भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं तो वो जब डिजीज एडवांस स्टेज में होती है तब आते हैं, फिर क्योर डिफिकल्ट हो जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है सिरोसिस एंड द कोल्ड वेदर लिंक। तो ये सिरोसिस का मतलब होता है जब बॉडी के टिश्यू में स्कार्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती है ऐसे, तो वो उसको कहते हैं सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस जो है तो लिवर में यहाँ स्कार्स आ जाती है। तो जैसे हार्ट अटैक होता है तो हार्ट पे भी स्कार्स आ जाते हैं, हार्ट टिश्यूज पे, तो हार्ट सिरोसिस। तो ये लिवर सिरोसिस जो है ये अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से होता है। लेकिन अगर वार्म रीजन में नहीं है, कूलर रीजन में, कोल्डर लेस सनी रीजन में अगर होता है तो अल्कोहल सिरोसिस का इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है। तो ये एक स्टडी में सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है इनसाइट्स इनटू बैक्टीरियल फंक्शन। तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे इवॉल्व होते हैं, उनके नए नए फंक्शंस कैसे इवॉल्व होते हैं। तो इसके ऊपर पहले ही माना जाता था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर या शेप जो है उसके ऊपर से नए फंक्शंस इवॉल्व होते हैं। लेकिन अब स्टडी ने ये सामने लाया है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन से नहीं, पर एटम्स कैसे प्रोटीन्स के अंदर मूव हो रहे, उससे नए फंक्शंस इवॉल्व होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो ये एक स्टडी है। फिर अगला है व्हाट इज नॉर्मोथर्मिक प्रिजर्वेशन। तो नॉर्मो मतलब नॉर्मल, थर्मिया इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो कंडीशन इन विच बॉडी इज एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो है नॉर्मोथर्मिया। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे सेल फंक्शनिंग भी, हेल्दी सेल फंक्शनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर है। तो ऑर्गन डोनेशन जब किया जाता है तो उसको कहते हैं कैडेवर। तो कैडेवर मीन्स डोनेटेड ऑर्गन। तो कैडेवर लिवर अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो जब डोनर देता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो वो स्टैंडर्ड टेक्निक है फिलहाल। तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखना होगा, पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे वो प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये नॉर्मोथर्मिक मशीन परफ्यूजन टेक्निक डेवलप की गई है। तो इससे ये इजीली पेशेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। सर्जन उसको लिवर है अगर, तो लिवर को देख सकते हैं कि कैसे बाइल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसप्लांटेड। तो ये नॉर्मोथर्मिया। फिर अगला न्यूज आइटम है नीति आयोग टू प्रेजेंट न्यू प्लान अप्रोच। तो ये है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जिनका भी मीटिंग हुआ।
तो ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन है। यहाँ पे सारे नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और इवन यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है वहाँ यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। तो ये मीटिंग है। तो ये गवर्निंग काउंसिल जो है इसकी मीटिंग अभी हो रही है। नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग दिसंबर 2014 में एस्टैब्लिश किया गया, सून आफ्टर बीजेपी केम टू पावर। तो ये नीति आयोग का को बनाया गया रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को अब अबॉलिश कर दिया गया है। तो जो 12th 5-year प्लान है जो चल रहा था वो फाइनली अब मार्च 2017 में 31 मार्च को ये रैप अप किया गया। तो जो प्लानिंग 5-year प्लान्स का जो सिलसिला था अब वो खत्म हो गया। 60 years के लिए वो चला। तो अब नीति आयोग प्रिपेयर करेगी 15-year लॉन्ग टर्म विजन, ये एक है। सेकेंड है 7-year मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी और थर्ड है 3-year एक्शन प्लान। तो ये 3-year एक्शन प्लान भी अभी प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसके अंदर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में भी एक पूरा चैप्टर डालने वाले कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये एक्शन प्लान अब प्रिपेयर किया जा रहा है, सामने आएगा। और ये गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हुई फिलहाल, तो उसके अंदर यहाँ पे हुई, मतलब संडे को ही हुई थी। तो इसके अंदर टारगेट ये था कि एक पर्पस ये था कि एग्रीकल्चर बूस्ट के बारे में बात की जाएगी। तो डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 एक टारगेट रखा गया था बाय प्राइम मिनिस्टर इन फेब 2016। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। और उसके अलावा जो है इवन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई है। तो ये गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की मीटिंग थी। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बात किया जाएगा। तो ये है नीति आयोग के बारे में। तो ये नीति आयोग का मेन डिफरेंस जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक टर्म, मतलब कि स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करके फंक्शन करना। तो ये एक बेसिस के ऊपर नीति आयोग को बनाया गया था। इवन नीति आयोग दिसंबर 2014 में एस्टैब्लिश की गई है, तो अब इनको हो गए 2 साल कंप्लीट। तो इसके ऊपर भी वो एक पूरी अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। तो ये भी है, सामने आएगा, हम डिस्कस करेंगे न्यूज में। तो ये है। तो प्लानिंग कमीशन था टॉप डाउन अप्रोच। तो नीति आयोग इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होगी इसके अंदर, तो उसमें स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो उनको इवॉल्व कर सके। तो ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है प्लानिंग को। तो ये बेसिस पे नीति आयोग बनाया गया। टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर अगला न्यूज आइटम है CGI pitches for zero government role in arbitration process। तो ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इंडिया में स्टैब्लिश हो रहा है। तो इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कहर ने कहा है कि गवर्नमेंट को इससे दूर रहना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो नहीं होगा तो फॉरेन बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है वो न्यूट्रल है। तो ये इन्होंने हाईलाइट किया है। तो आर्बिट्रेशन मतलब कि आपस में मिलके वो अपना सोल्यूशन निकाले रादर देन गोइंग थ्रू द लॉन्ग लीगल जुडिशियल प्रोसेस। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हम इनिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही है। तो कह रहे हैं कि 2 इनिशिएटिव्स है, एक गवर्नमेंट जो कहते हैं कि उनका 0 रोल होना चाहिए, और दूसरा है कि कोर्ट्स जब अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर्स इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तो वो एक न्यूट्रल कंट्री से होने चाहिए। तो ये जरूरी है ताकि ट्रेडिंग कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस आए कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यहाँ पे अनबायस्ड है। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट प्ली अगेंस्ट मिलिट्री पे अपग्रेड स्पार्क्स अनईज। तो ये है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जजमेंट। तो ये ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया कि नॉन फंक्शनल अपग्रेड आर्म्ड फोर्सेस को मिलने चाहिए। तो ये उन्होंने ग्रांट किया। तो ये ग्रांट मिलने चाहिए ना, एक्चुअली मिलेगा, तो ग्रांट कर दिया। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया। तो नॉन फंक्शनल अपग्रेड बेसिकली क्या होता है कि जब अगर आर्म फोर्सेस में भी हायरार्की बहुत स्टीप है, मतलब कि कुछ लोगों का ही प्रमोशन होता है, बाकी लोग बेस जो है वो हैवी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जब जिनका प्रमोशन होता है बाकी लोगों को नहीं मिलता है प्रमोशन, तो नॉन फंक्शनल अपग्रेड ये होता है कि आफ्टर सम टाइम जो नीचे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ उनको भी वही पे मिलना चाहिए जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर को उनके बैच से मिल रहा है। तो इसको कहते हैं नॉन फंक्शनल अपग्रेड। तो ये नॉन फंक्शनल अपग्रेड एक्चुअली 6th पे कमीशन ने रिकमेंड किया था और ग्रांट किया था टू मोस्ट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स, बट मिलिट्री पैरामिलिट्री ऑफिसर्स को ये नहीं दिया गया था। 7th पे कमीशन ने ये रिकमेंड किया है। तो इवन 7th पे कमीशन ने कहा है कि इनको मिलना चाहिए, पर ये अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई नहीं किया है। और
गवर्नमेंट कहती है कि हम इसके अगेंस्ट नहीं है, हम नॉन फंक्शनल अपग्रेड के अगेंस्ट नहीं है, पर हमने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस बेसिस पे बात इनिशिएट किया है। तो ये लीगल उनका क्वेश्चन है कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास कहाँ से पावर आए कि वो ग्रांट कर सके। तो ये उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो चैलेंज करते हुए ये स्पेशल लीव पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, रिमूवल ऑफ इंसेंटिव्स टू हिट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स और 10 ईयर टैक्स फ्री बेनिफिट्स जो मिल रहा था कि प्रॉफिट जो होगी इन्वेस्टमेंट से उनमें टैक्स नहीं लगेगा विंड एनर्जी में, तो ये अब गवर्नमेंट हटा रही है। तो इससे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे जो है उनको अफेक्ट होगा। तो इंडिया में अराउंड 32 गीगावाट्स विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, इसमें से 60% स्मॉल इन्वेस्टर्स है। तो वही है, तो यहाँ पे इंसेंटिव्स निकालेंगे तो ऑफकोर्स वो स्मॉल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।